ये है आज के यूएसए का मैप। लेकिन अगर एक डील नहीं होती तो यही मैप कुछ इस तरह का दिख रहा होता। ये जो बीच में आप हिस्सा देख रहे हैं ये एक्चुअली है फ्रांस। यानी कि अगर ये डील नहीं होती तो आज का अमेरिका ठीक वैसा ही होता जैसा 1947 में पाकिस्तान हुआ करता था। एक टुकड़ा ईस्ट में, एक टुकड़ा वेस्ट में और बीच में हिंदुस्तान। ये डील हुई थी साल 1803 में। इस डील ने एक रात में अमेरिका के एरिया को डबल कर दिया था। आज यूएसए के पास 15 राज्य इसी डील की बदौलत हैं। ये डील अंजाम थी एक तानाशाह की मजबूरी का और एक नए नवेले देश की चिंताओं का। अब सोच कर देखो कि एक देश का तानाशाह कितना मजबूर हो गया था कि उसे अपने देश के एरिया से 4 गुना ज्यादा जमीन बेचनी पड़ गई। और अमेरिका का राष्ट्रपति कितना डेस्परेट था कि इस डील को पाने के लिए उसने अमेरिका के संविधान को ताक पर रख दिया था। आज मैं आपको इसी ऐतिहासिक डील की कहानी सुनाने वाला हूं जिसे इतिहास में लुजियाना परचेज के नाम से जाना जाता है। इस परचेज ने न सिर्फ अमेरिका के नक्शे को बदल कर रख दिया बल्कि अमेरिका के संविधान को भी हमेशा के लिए बदल दिया। क्या थी ये डील, नेपोलियन क्यों मजबूर था और कैसे सिर्फ $1.5 करोड़ में सऊदी अरब जितना हिस्सा अमेरिका को मिल गया, ये सब आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जैसा अमेरिका आप आज देखते हैं 19वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका वैसा नहीं दिखता था। अमेरिका अभी अभी पैदा हुआ था लेकिन वो छोटा था, कमजोर था और उसका फ्यूचर क्या होगा यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सवाल था। ईस्टर्न कोस्ट की तरफ अगर आप देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स लगभग एक लंबी पट्टी जैसा दिखता था और उसके वेस्ट में जो जमीन थी वो अमेरिका की नहीं होती थी। ये जमीन कब्जे में थी यूरोप के 3 सुपर पावर्स के। ये सुपर पावर्स थी ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन। इन तीनों देशों ने उत्तरी अमेरिका को एक शतरंज की तरह बना दिया था। ब्रिटेन के पास जो यहाँ 13 कॉलोनीज थी वो आज़ाद हो चुकी थी और इन्हीं से आज का यूएसए यानी अमेरिका बना था। लेकिन इन 13 कॉलोनीज से अलग अभी भी ब्रिटेन के पास कनाडा और दूसरे कई नॉर्दर्न एरियाज पर कब्जा था। इसी तरह स्पेन को अगर देखा जाए तो उसके पास साउथ का फ्लोरिडा और वेस्ट की एक बड़ी जमीन थी। लेकिन ब्रिटेन और स्पेन से ज्यादा इंटरेस्टिंग केस था फ्रांस का। फ्रांस के पास एक टाइम पर कनाडा, ग्रेट लेक्स, मिसिसिपी घाटी और गल्फ ऑफ मेक्सिको तक का एरिया था। इतिहासकार फ्रांसिस पार्कमैन अपनी क्लासिक सीरीज फ्रांस एंड इंग्लैंड इन नॉर्थ अमेरिका में लिखते हैं कि फ्रांस का सपना था कि एक ऐसा साम्राज्य हो जो कनाडा से लेकर न्यू ऑरलियंस तक फैला हो, यानी कि एक अनइंटरप्टेड फ्रेंच अमेरिका। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसके पीछे की वजह थी 7 ईयर्स वॉर। ये लड़ाई ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चली और नाम से ही आप अंदाजा लगा लो कि 7 साल तक ये लड़ाई चलती रही। इस लड़ाई ने फ्रांस और ब्रिटेन दोनों को कमजोर कर दिया। फ्रांस पर इसका इतना असर पड़ा कि फ्रांस ने पूरी लुजियाना टेरिटरी को चुपचाप स्पेन को सौंप दिया। 1762 में हुई इस खरीद को ट्रीटी ऑफ फाउंटेन ब्लू कहा जाता है। अब आपको लगेगा कि क्या ही हो गया, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। लेकिन असल मायनों में जो जमीन फ्रांस ने दी थी वो किसी एक देश से कम नहीं थी। आज उसी जमीन पर अमेरिका के 15 राज्य खड़े हैं। सऊदी अरब इस जमीन के बराबर है और खुद फ्रांस जिसका एरिया 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है वो इसके 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आगे ऑब्वियस सी बात है कि बौना है। इस जमीन में ग्रेट प्लेन्स से लेकर रॉकी माउंटेन्स तक का एरिया शामिल था। इतिहासकार हेनरी एडम्स ने इस जगह को द ज्योग्राफिकल हार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका तक कहा है। अब आप सोचिए कि यह जमीन कितनी बड़ी थी। लेकिन इस इलाके की इंपॉर्टेंस सिर्फ जमीन की वजह से नहीं थी बल्कि यह इंपॉर्टेंट था मिसिसिपी रिवर की वजह से। यह नदी उस टाइम पर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और पॉलिटिक्स सबकी धड़कन थी। कहा जाता था कि जिसने मिसिसिपी को कंट्रोल कर लिया उसने नॉर्थ अमेरिका की आधी इकोनॉमी को अपने कब्जे में कर लिया। और यही वजह थी कि जब फ्रांस ने स्पेन को यह जमीन दी तब बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन अमेरिका की नींद उस दिन उड़ी जिस दिन ये खबर फैली कि स्पेन ने लुजियाना टेरिटरी वापस फ्रांस को सौंप दी है, वो भी एक सीक्रेट ट्रीटी के माध्यम से। असल में अमेरिका की परेशानी की बड़ी वजह थी फ्रांस की बढ़ती हुई ताकत। और ये ताकत बढ़ाने का काम कौन कर रहा था? नेपोलियन बोनापार्ट। असल में 7 ईयर्स वॉर के चलते फ्रांस को जो धक्का पहुंचा था उसे ठीक करने का दावा फ्रांस में नेपोलियन ने किया। नेपोलियन का टारगेट था फ्रेंच अटलांटिक एम्पायर बनाना। इसके तहत वो अमेरिका के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में फ्रांस की ताकत को बढ़ाना चाहता था।
नेपोलियन न्यू ऑरलियंस को लेकर मिसिसिपी रिवर और गल्फ ऑफ मेक्सिको तक कंट्रोल करना चाहता था। ये जो पूरा एरिया है, ये ट्रेड और एग्रीकल्चर, खास तौर पर गेहूं और तंबाकू के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक था। अब स्पेन की मजबूरी ये थी कि यूरोप में फ्रांस की ताकत बहुत ज़्यादा हो गई थी नेपोलियन के चलते, और नेपोलियन ने उन्हें दबाव में रखा हुआ था। लुजियाना के बदले नेपोलियन ने स्पेन को इटली के कुछ एरिया देने का वादा किया। इस तरह से ये सीक्रेट ट्रीटी थी, जिसे ट्रीटी ऑफ सैन इल्डेफांसो कहा गया। 1800 में साइन की गई इस ट्रीटी के तहत लुजियाना टेरिटरी वापस फ्रांस को मिल गई। ये समझौता अपने आप में नॉर्थ अमेरिका की पॉलिटिक्स में भूकंप लाने वाला फैसला था। इस भूकंप का एपिसेंटर कौन था? तो फिर से नेपोलियन बोनापार्ट। यूरोप में उसकी जीतें लगातार बढ़ रही थी। इतिहासकार एंड्रयू रॉबर्ट्स अपनी जीवनी नेपोलियन अ लाइफ में लिखते हैं कि 1800 से 1802 के बीच नेपोलियन खुद को सिर्फ यूरोप का नहीं, बल्कि एक अटलांटिक एम्पायर का निर्माता मानता था। उसका प्लान साफ था। नेपोलियन चाहता था कि कैरेबियन में फ्रांस की मजबूत कॉलोनीज रहें जो लुजियाना को फूड सप्लाई प्रोवाइड करें। इस प्लान में लुजियाना एग्रीकल्चर और दूसरे रिसोर्सेज का सेंटर बनता और न्यू ऑरलियंस को कैपिटल बनाया जाता। ये सभी आज अमेरिका के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। इस तरह से मैप पर आपको फ्रेंच एम्पायर अटलांटिक के दोनों ओर फैला हुआ दिखता। अब ये सब तो सही चल रहा था, लेकिन फिर नेपोलियन की जो महत्वाकांक्षा थी, उसके जो एम्बिशंस थे, उसे ऐसी जगह पर लेकर गए जहां उसे सिर्फ बर्बादी मिली। नेपोलियन ने लुजियाना के साथ साथ नजर डाली एक छोटे से आइलैंड की ओर। यह आइलैंड था हैती। मैप पर जो ये छोटी सी जगह आप देख रहे हैं वो हैती है। हैती फ्रांस की सबसे अमीर शुगर कॉलोनी था। दुनिया के लगभग 40% चीनी और 60% कॉफी अकेले हैती पैदा कर रहा था। ये कॉलोनी फ्रांस को इतना रेवेन्यू देती थी कि इसे फ्रेंच एम्पायर का जूल कहा जाता था, यानी गहना कहा जाता था। कहा जाता है कि सेंट डोमिंग अकेले पूरे फ्रेंच साम्राज्य चलाने जितना पैसा यूरोप भेजता था। नेपोलियन को लगा था कि लुजियाना उसके हैती के एरिया का सपोर्ट सिस्टम बनेगा, जहां खेती, अनाज और रिसोर्सेज मिलते और हैती फ्रांस को बेहिसाब मुनाफा दिलाता। अब पेपर पर तो ये प्लान सॉलिड था, जैसा कि अक्सर होता है, लेकिन एक ऐसी चिंगारी थी जिसने नेपोलियन के सपने को चूर चूर कर दिया, और आप इस पर यकीन भी नहीं करोगे। दरअसल हैती में फ्रांस के लिए काम करने वाले ज़्यादातर लोग स्लेव यानी दास हुआ करते थे। इन्हें फ्रांस की शोषणकारी नीतियों ने परेशान किया हुआ था। इसके चलते हैती में एक सशक्त क्रांति शुरू हुई फ्रेंच साम्राज्य के खिलाफ। वैसे तो ये विद्रोह 1770 के दशक से चल रहे थे, लेकिन 19वीं सदी के शुरुआती दौर में ये अपने पीक पर था। हैती के विद्रोह, या यूं कहें कि क्रांति, ने फ्रांस की रीढ़ को हिला कर रख दिया। ये विद्रोह इतना बड़ा था कि नेपोलियन ने 1802 में अपनी सबसे ताकतवर सेना को सेंट डोमिंग यानी हैती भेजा। लेकिन जैसा कि इतिहासकार CLR जेम्स अपनी प्रसिद्ध किताब द ब्लैक जैकोबिन्स में बताते हैं, करीब आधी से ज़्यादा फ्रेंच आर्मी जो थी वो बीमारी से, लड़ाई से और लगातार विरोध की वजह से खत्म हो गई। कहना गलत नहीं होगा कि एक झटके में फ्रांस का जो कैरेबियन एम्पायर था वो ढह गया, और इसके साथ ही नेपोलियन का फ्रैंको अमेरिकन एम्पायर का जो सपना था वो भी चूर चूर हो गया। इस हार से नेपोलियन को ये भी समझ में आया कि हैती के बिना लुजियाना उसके किसी काम का ही नहीं है। वो अब ज़मीन संभाल नहीं सकता था, ना उस पर कॉलोनीज बसाने की कोई ताकत बची हुई थी। अब अगर आप पूरी पिक्चर को समराइज कर पाओ तो आप देखोगे कि नेपोलियन ने जो ज़मीन 1800 में स्पेन से ली थी वो 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर तो थी, लेकिन नेपोलियन को लग रहा था कि अब ये उसको कोई फायदा नहीं दिलाएगी। अच्छा, ऐसा हो सकता था कि शायद नेपोलियन इस ज़मीन को लेकर कुछ सोचता, लेकिन इसी टाइम पर दिक्कत एक और हो गई। दिक्कत यह थी कि यूरोप में ब्रिटेन से फ्रांस के युद्ध का खतरा बढ़ गया। अब अगर ये जंग होती तो ब्रिटिश रॉयल नेवी आसानी से लुजियाना पर कब्जा कर सकती थी, क्योंकि फ्रांस के पास इस जगह को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ना फाइनेंसेस थे, ना आर्मी थी। कुल मिलाकर अब नेपोलियन एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां उसके पास सिर्फ 3 ऑप्शन थे, या तो लड़ो, या तो छोड़ दो, या फिर बेच दो। और इसी मोड़ पर जन्म लेता है इतिहास का सबसे बड़ा लैंड डील, यानी कि लुजियाना को बेचना सिर्फ नेपोलियन की मजबूरी नहीं थी, उसकी एक स्ट्रेटजी भी थी। अब सोचने वाली बात है कि जिस टाइम पर ये सब फ्रांस में हो रहा था, उस टाइम पर अमेरिका में क्या हो रहा था, वहां पर किस तरह से ये बात सामने आई। अमेरिका के प्रेसिडेंट तब थे थॉमस जेफरसन। उनको 1802 में पता चला कि स्पेन ने लुजियाना टेरिटरी को चुपचाप फ्रांस को लौटा दिया है।
यानी कि अमेरिका जो अभी भी जवान था और नाजुक मोड़ से गुजर रहा था, जो बस सोच रहा था कि वेस्ट की ओर कभी अपने एरिया को बढ़ाएंगे, उसके सामने नेपोलियन पहले से आकर खड़ा था। ये खबर अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। असल में इसके पीछे की वजह थी अमेरिका का ट्रेड अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी थी। मिसिसिपी रिवर उस टाइम पर अमेरिका की आर्थिक रीढ़ मानी जाती थी। पूरे वेस्टर्न किसान, व्यापारी और बसने वाले लोग उसी नदी के रास्ते अपना माल न्यू ओरलियांस भेजते थे और फिर वहां से दुनिया भर को यह माल जाता था। इतिहासकार डेनियल वॉकर होव अपनी किताब व्हाट हैथ गॉड रॉथ में लिखते हैं कि 1800 के दशक में मिसिसिपी अमेरिका सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल आर्टरी थी। तो हुआ ये कि स्पेन ने अचानक से अमेरिकी व्यापारियों को न्यू ओरलियांस में अपने माल को स्टोर करने का अधिकार रोक दिया। इसको कहते थे राइट ऑफ डिपॉजिट। जब ये अधिकार बंद कर दिया स्पेन ने, तो अमेरिका समझ गया कि ये बस एक पहला मैसेज है, खतरे की घंटी है, असली खेल शुरू होना अभी बाकी है। यूएसए को लगा कि अगर स्पेन उसके साथ ऐसा कर सकता है तो फ्रांस के पास तो और भी ताकत है। अगर कल को फ्रांस मिसिसिपी पर कंट्रोल कर लेगा तो वेस्ट की ओर अमेरिका पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। अब ये डर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, इस डर में स्ट्रेटेजिक टेंशन भी थी। अमेरिका के ईस्टर्न हिस्से में भीड़ बढ़ रही थी। अगर वेस्ट की ओर अमेरिका का एक्सपेंशन नहीं होता तो देश की हालात उन जैसे देशों की तरह हो जाती जहां पर आबादी अच्छी खासी होती लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम होते और उन रिसोर्सेज के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता। जाहिर है कि जो सुपर पावर अमेरिका का स्टेटस आज है वो नहीं रहता, इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त होती। ये भी हो सकता था कि ये जो अमेरिका है ये 2 या 3 अलग अलग देशों में बढ़ जाता। जेफरसन जो उस समय प्रेसिडेंट थे वो भी इस बात को अच्छे से समझते थे, इसीलिए उन्होंने लुजियाना को अमेरिका का हिस्सा बनाने की कोशिश शुरू कर दी। और इस कोशिश में उनके हाथ पता है क्या लगा? एक ऐसा जैकपॉट जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। देखो, साल 1803 में अमेरिका ने अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव्स रॉबर्ट लिविंगस्टन और जेम्स मुनरो, इन दोनों को पेरिस भेजा। इनका काम था न्यू ऑरलियांस को खरीदना। अमेरिका को लगा ही नहीं था कि फ्रांस उन्हें कोई बड़ी डील देने वाला है। अब आप सोचो, न्यू ऑरलियांस का हिस्सा सिर्फ 1000 स्क्वायर किलोमीटर था। जेफरसन की सोच थी कि अगर न्यू ऑरलियांस मिल जाएगा तो कम से कम मिसिसिपी रिवर का जो रास्ता है वो सेफ हो जाएगा। जेफरसन का मकसद कभी भी था ही नहीं कि वो पूरा का पूरा लुजियाना खरीदे। लेकिन पेरिस में जो हुआ वो अपने आप में एक ऐसी डील थी जिसने अमेरिका का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेपोलियन ब्रिटेन के खतरे से परेशान था। इतिहासकार चार्ल्स मॉरिस लिखते हैं कि नेपोलियन समझ गया था कि अगर ब्रिटेन से जंग हुई तो रॉयल नेवी आसानी से लुजियाना को कब्जा कर लेगी। फ्रांस के पास इसे बचाने का तरीका नहीं था। ऐसे में लुजियाना को संभालना बोझ था, बोझ। इसी जगह पर नेपोलियन को यूरोप के युद्धों के लिए पैसे भी चाहिए थे। ऐसे में जब पेरिस में अमेरिका के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स मिले तो नेपोलियन के विदेश मंत्री टैलरेंड ने प्रपोजल दिया, क्या आप पूरी लुजियाना टेरिटरी को खरीदना चाहेंगे? ये बात सुनकर अमेरिकी प्रतिनिधि हैरान रह गए। उन्हें लगा कि ये शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है। लिविंगस्टन ने अपने लेटर में लिखा, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन दैट सच वास्ट टेरिटरीज ऑफर टू अस। मतलब ये कि अमेरिका एक शहर खरीदने तो आया था लेकिन फ्रांस उसे एक सब कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट तक देने को तैयार था। अब नेपोलियन की इस मामले में सोच ये थी कि अगर ये जमीन ब्रिटेन के हाथ जानी है तो इससे अच्छा है कि इसे अमेरिका को बेच दिया जाए, क्योंकि अगर अमेरिका मजबूत होगा तो ब्रिटेन की ताकत कमजोर होगी और फ्रांस को युद्ध के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। देखा जाए तो ये एक चाल थी, नेपोलियन की स्ट्रेटजी थी, जीने मरने के खेल का हिस्सा था। अमेरिकी जो प्रतिनिधि थे वो समझ गए कि ये प्रस्ताव दोबारा नहीं मिलेगा, इस तरह का ऑफर नहीं मिलता है जनरली। ये टाइम था फैसला लेने का, एक ऐसा फैसला जो दुनिया की सबसे बड़ी लैंड डील बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चैलेंज था। अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पूरे लुजियाना को खरीदने का ना तो कोई आदेश था और ना ही उनके पास इतना बड़ा बजट था। वो सिर्फ न्यू ऑरलियांस खरीदने आए थे जिसकी मैक्सिमम कीमत जेफरसन ने $10 मिलियन सोची थी। लेकिन दोस्तों लालच बहुत बड़ा था, क्योंकि नेपोलियन सिर्फ $15 मिलियन में 2.14 मिलियन स्क्वायर यानी 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया देने की बात कह रहा था। जाहिर है कि जेफरसन के हाथ जैकपॉट लगा था, जैसा मैंने पहले बताया। नेपोलियन ने सिचुएशन को सही से समझा नहीं था। उसे शायद ज़मीन पूरी देनी भी नहीं पड़ती और अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते। लुजियाना हो सकता है बाद में भी बेच लिया जाता, लेकिन उससे यहीं पर गलती हो गई। उधर लिविंगस्टन और मुनरो, इन्होंने बिना देर किए, बिना वॉशिंगटन से परमिशन लिए इस डील को हाँ बोल दिया।
उन्होंने समझ लिया था कि कभी कभी हिस्ट्री में ना ऐसे मौके आते हैं इन्हें पकड़ना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों, असली मुश्किल इसके बाद शुरू हुई, और ये मुश्किल शुरू हुई अमेरिका में। जब जेफरसन को ये खबर मिली तो उनका पहला रिएक्शन खुशी का नहीं था, बल्कि वो टेंशन में आ गए। बात ये थी कि जेफरसन स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में मानते थे, यानी कि उनका मानना था संविधान में जो लिखा है उसे फॉलो करो। अब संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा था अमेरिका के कि राष्ट्रपति इतनी बड़ी जमीन खरीद सकते हैं। इस वजह से जेफरसन को डर था कि उनके फैसले को कहीं गैर कानूनी न माना जाए। वहीं दूसरी ओर वो ये भी जानते थे कि अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो अमेरिका का फ्यूचर ब्राइट होने में बहुत टाइम लगेगा। फिर आखिरकार जेफरसन ने बहुत सोच समझकर एक प्रैग्मेटिक फैसला लिया। उन्होंने संविधान की ट्रीटी मेकिंग पावर के तहत इस जमीन को खरीदने का फैसला किया। आप हैरान होंगे दोस्तों, लेकिन अमेरिका में कई ऐसे सेनेटर थे उस टाइम पर जिनको लगता था कि इतनी बड़ी जमीन क्या करेंगे। कई ने कहा यह पैसे की बर्बादी है, और कुछ को डर था कि यह सौदा अमेरिका को कहीं अनस्टेबल ना कर दे। लेकिन 20 अक्टूबर 1803 को सिर्फ एक वोट के अंतर से सीनेट ने लुजियाना परचेज को मंजूरी दे दी। इस तरह 30 अप्रैल 1803 को यह डील साइन हुई, और इस तरह से ये डील बन गई ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी लैंड डील। आगे चलकर इसी लैंड पर अमेरिका के 15 स्टेट सामने आए। इसमें इंपॉर्टेंट स्टेट्स के नाम बताऊं तो मिसूरी, कंसास, नेब्रास्का, न्यू मैक्सिको, टेक्सास और सबसे इंपॉर्टेंट लुजियाना शामिल थे। इस तरह लुजियाना परचेज वो मोड़ था जिसने अमेरिका की किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया। ये 21 लाख किलोमीटर का लैंड अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी टेरिटोरियल एक्सपेंशन साबित हुई। इस एक कदम ने अमेरिका को अटलांटिक से लेकर रॉकी माउंटेन रेंज तक फैला दिया। अब ये तो कहानी है कि अमेरिका ने कैसे डील की, लेकिन लुजियाना परचेज को समझने का असली मजा तब आता है जब हम ये सोचें कि अगर ये सौदा कभी हुआ ही नहीं होता तो क्या होता। अब देखो, ये तो लगभग तय है कि फ्रांस उस एरिया पर अपनी पकड़ लंबे टाइम तक टिकाकर नहीं रख पाता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिस ऑफर के तहत ये जमीन अमेरिका को मिल गई वैसे ये सीधे अमेरिका की झोली में जमीन गिर जाती। बहुत ज़्यादा पॉसिबल था कि ब्रिटेन उस एरिया पर कब्जा कर लेता, या फिर ये पूरा इलाका कई छोटे छोटे देशों में बंट जाता। जैसे कि आप अफ्रीका का मैप अगर देखें तो उस तरह से कुछ फ्रेंच इफेक्ट वाले, कुछ ब्रिटिश इफेक्ट वाले और कुछ इंडिपेंडेंट आदिवासी गणराज्य यहाँ पर बन जाते। ऐसे में जो अमेरिका है उस पर ध्यान देना जरूरी है। आज का जो कोस्ट टू कोस्ट अमेरिका फैला हुआ है, यूएस फैला हुआ है, वो आधा ही रह जाता। ना उनके पास वही रिसोर्सेज होते एग्रीकल्चर के, ना ट्रेडिंग रूट होते, और ना उस तरह की मिलिट्री पावर होती जो बाद में उसे दुनिया का सुपर पावर बनाने में काम आई। हिस्टोरियन इस बात पर लगभग सहमत हैं कि लुजियाना परचेज के बिना अमेरिका उतनी तेजी से डेवलप नहीं होता। मिसिसिपी रिवर पर कंट्रोल भी पॉसिबल ना हो पाता अगर ये डील नहीं होती, और वेस्ट का जो पूरा विस्तार है उसका इतिहास पूरा जो है वो अलग दिशा ले लेता। शायद आज अमेरिका के बीचों बीच फ्रांसीसी कल्चर का एक बहुत बड़ा इलाका होता। जैसे कि हमारे देश में आप गोवा को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको पुर्तगीज कल्चर दिखता है। अपनी लैंग्वेज होती, उनका अपना कानून होता और पहचान उनकी अलग होती। इसीलिए लुजियाना परचेज सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट है जिसने अमेरिका को सुपर पावर बनने की तरफ धकेल दिया। ये वो डील थी जिसने एक देश के आने वाले 200 सालों की डायरेक्शन को ही तय कर दिया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हर सिक्के के दो पहलू हैं। इस खरीद के कुछ अंधेरे पहलू भी हैं। इतनी बड़ी ज़मीन के साथ अमेरिका को वहाँ के मूल निवासियों पर कंट्रोल करने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। यहाँ के नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के लिए ये कदम बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ। फ्रांस का प्रभाव उत्तरी अमेरिका से लगभग खत्म हो गया, और ब्रिटेन को भी एहसास हो गया कि अमेरिका अब एक उभरती हुई सुपर पावर बन रहा है। कुल मिलाकर लुजियाना परचेज वो हिस्टोरिकल सौदा था जिसने अमेरिका को न सिर्फ ज्योग्राफिकली बड़ा किया, बल्कि आने वाली सदियों की सुपर पावर बनने की बुनियाद भी दे दी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी तमाम कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जाते जाते अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिस पर वीडियो बनानी चाहिए, जैसे कि एक मेरे कमेंट में आते हैं सौरभ सिंह, और वो लगातार बोलते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन पर वीडियो बनाओ, जल्दी ही उस पर भी वीडियो आएगा। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जिस पर वीडियो बनाई जा सकती है, लुजियाना परचेज जैसी किसी डील के बारे में या किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आप जानते हैं और चैनल पर मेरा वो वीडियो नहीं गया हुआ है, तो आप बताइए, हम उस पर भी कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।